दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में इजरायली हमलों से अब तक 896 अफराद शहीद, 1984 जख्मी। गजा बॉर्डर पर सड़ने लगे हैं ट्रक्स में भरे मदद के सामान। यूएन रिलीफ चीफ ने दी बड़ी वार्निंग। अमेरिका ने यमन को दहलाया कि 70 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। लेबनान में हिजबुल्लाह को अब अमेरिका ने दी चोट, कमर पर किया वार। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने किया पूरे मुल्क पर कंट्रोल करने का ऐलान। क्या हिजबुल्लाह से छिन जाएगा साउथ लेबनान? और म्यांमार में ज़लज़ले से 144 लोगों की मौत, थाईलैंड में भी भारी तबाही। सवाल खैर, पहले देखते हैं गजा अपडेट्स, उसके बाद दूसरी और खबरें। गजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 18 मार्च 2025 से इसराइल के हमास के साथ सीजफायर तोड़ने के बाद से अब तक 896 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 1984 लोग जख्मी हुए हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि गजा में इसराइली ब्लॉकेड की वजह से हजारों फलस्तीनियों को शदीद भूख और मेलन्यूट्रिशन का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का वजन लगातार घट रहा है। गजा पर इसराइल के 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हमलों में अब तक कुल 50,208 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,13,910 कुल जख्मी हो चुके हैं। शुरुआत वाली तादाद दोबारा सीजफायर जब टूट गया उसके बाद की हमने बताई थी, लेकिन ये 7 अक्टूबर 2023 से अब तक की तादाद है। गजा की अगली खबर ये बताती है कि आपको गजा के नाम पर मदद भेजने वालों को कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि जो पहले से पहुंच चुका है सामान वो सड़ रहा है, सरहद पर पड़ा है। गजा के नाम पर सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसा कमा रहे हैं। अपना पैसा अपने घर में आप लोग जोड़ कर रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिर रास्ते खुलने पर, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होने पर चंदा दीजिएगा, मदद भेजिएगा, आप अपने दिल को सुकून दीजिए। अभी अपना पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि जो खबर सुनाने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ के चीफ ने बताया है, यूएन के रिलीफ चीफ ने, कि गजा बॉर्डर पर खाना सड़ने लगा है, राशन सड़ने लगा है, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं। इतनी लंबे मुद्दत से रुका पड़ा है राशन और दवाई। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर, जिनका ये एक्स पर पोस्ट है, टॉम फ्लेचर ने कहा है कि गजा के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा, इस पोस्ट में, बॉर्डर पर खाना सड़ने लगा है, दवाएं एक्सपायर हो रही हैं और ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स फंसे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप सुनना, और कितना सच चाहते हैं? यूएन का रिलीफ चीफ कह रहा है कुछ नहीं जा रहा है अंदर, कोई नहीं भेज पा रहा। तुर्रम खां, बुर्रम खां, चुर्रम खां, लुल्लम खां, कोई नहीं भेज पा रहा। और ये आपके आसपास वाले तो आप सोचिए। फ्लेचर ने कहा कि अगर ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जरा सा भी मतलब है, कोई वजूद है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरन एक्शन लेना चाहिए, वरना गजा की एक बड़ी तादाद, बड़ी आबादी भुखमरी के करीब खड़ी हुई है। यूएनआरडब्ल्यूए की चीफ फिलिपिन लज़ारानी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि पिछले 3 हफ्तों से गजा में कोई एड नहीं पहुंची है, जो कि इस जंग के आगाज से लेकर अब तक की सबसे लंबी ब्लॉकेड है, सबसे खराब सूरत हाल है। दोस्तों, अरब ममालिक और यूएन से जो मदद गजा की सरहद पर पहुंची है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो भी पहुंची है, वो राशन और दवाई की मदद गजा में नहीं पहुंच पा रही है, वो सड़ रही है। तो आप और हमारी मदद की बिसात क्या है? अपने यहां सगे भाई का हक डकार लेने वाले और मस्जिद की दुकानों का किराया तक पी जाने वाले लोग फिलिस्तीनियों को भाई बहन बताकर उनके नाम पर चंदे की चांदी काट रहे हैं। इनसे अलर्ट रहिएगा, मोहतात रहिएगा। अब बात यमन की। अमेरिका के यमन पर 70 से ज्यादा हमले हुए हैं। यमन के अल मसीरा टीवी ने इसकी तस्दीक की है। यमन ने फिर से भारी बमबारी झेली है गजा के लिए। अल मसीरा टीवी ने कहा कि जुम्मे के दिन अमेरिका ने यमन पर 72 बार बमबारी की। 72 बार बमबारी, हर एक बमबारी अपने आप में तबाही फैलाने वाली थी। हुथीस के कंट्रोल वाले इलाकों में, जिसमें सना भी है शामिल, दारुल हुकूमत सना, उस पर भी हमले किए गए, जिससे एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए। ये अल मसीरा टीवी की दी हुई इंफॉर्मेशन है। अल मसीरा यमन का चैनल है जो कि हौतीस के कंट्रोल में ही चलता है। सेंटकॉम यानी कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की, तस्वीरें देखिए, तस्दीक की है कि हाउथीज की पोजीशन को टारगेट किया गया, लेकिन तफसील नहीं दी गई कि किसे टारगेट किया गया, क्या इससे निकल कर आया। सेंटकॉम ने ये वीडियोस अब से कुछ घंटे पहले शेयर किए, जिसमें अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ करते हुए यमन में जाकर हैवी बॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यमन की घनी आबादी वाले इलाकों में देखिए, कितने बड़ा आग का गोला ब्लैक एंड व्हाइट में उठ रहा है।
ये 3D इमेजिंग है, नाइट विजन मोड है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं व्हाइट हाउस ने सेंटकॉम को बगैर पहले से इजाजत दिए यमन में हमले करने का इख्तियार दे दिया है। वीडियो तो आप पूरा देख रहे होंगे ना, जहाज उड़ रहे हो, बम्बिंग हो रही है। अब आइए मेरे सामने, यमन में जंगी सूरत हाल और ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी अमेरिका और यमन के बीच ऐसा कोई मुआहदा होता नज़र नहीं आ रहा। यमन ने कह रखा है, हौथीज़ ने कह रखा है कि वो इजराइल के जहाज़ों के लिए ब्लॉकेड जारी रखेंगे जब तक गज़ा से इजराइल का ब्लॉकेड नहीं हट जाता। उधर अमेरिका कह रहा है कि हम इन हौथीज़ को तबाह करके छोड़ेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत घातक हैं। आज इन्हें माफ़ कर दिया, ये कल फिर खड़े हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। बात लेबनान की, लेबनान से कल रॉकेट हमला हुआ, किसने किया नहीं पता, हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। इसके बावजूद इजराइल ने साउथ लेबनान से लेकर दारुल हुकूमत बेरूत तक पर हैवी बमबारी कर डाली, बोले बदला लेंगे। जबकि दावा किया एक हमने इंटरसेप्ट कर लिया रॉकेट, दूसरा खुद गिर गया लेबनान, काहे का बदला ले रहे। फिर आया चौधरी अमेरिका का नंबर। अब अमेरिका ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी हैं और बड़ी धमकी भी दी है। ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इसराइल पर 3 लपू झन्ने या 2 लपू झन्ने रॉकेट दागे थे, उसका मकसद अमेरिका को इस गेम में लाना था खींचकर, और वो कामयाब भी रहा। अमेरिका ने लेबनान में हिजबुल्लाह के उस फाइनेंशियल नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी हैं जो सैंक्शंस इवेजन और ऑयल स्मगलिंग से हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाता है। वो बिजनेस यानी हिजबुल्लाह की कमर पर सीधी चोट है ताकि वो नए हथियार ना खरीद सके। ये अमेरिका की पॉलिसी है, उससे इसराइल को हिजबुल्लाह से सेव करना है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने यानी कि विदेश विभाग ने या विदेश मंत्रालय ने या फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह को मजबूत बनाता है और लेबनान को कमजोर करता है। यानी चोट ईरान पर भी करने की कोशिश की गई है। ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अमेरिका को चुप तो रहा था, अब मौका मिला है उसे कमजोर करने का, तो किया जा रहा है। नई पाबंदियों में 5 इंडिविजुअल्स और 3 कंपनीज को टारगेट किया गया है, जिनमें हिजबुल्लाह के प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स के फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स यानी कि करीबी लोग शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि ये एक्शन ईरान और उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का एक हिस्सा है। क्या कोई मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी इसराइल पर भी हो सकती है, जो लगातार 75 साल से फ़लस्तीनियों की ज़मीनें कब्जाता चला जा रहा है, जिसे यूएन और दुनिया के सारे मुल्क इलीगल मानते हैं? क्या अमेरिका की नज़र इनायत या नज़र गुस्सा इधर भी होगी? बयान में ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह को लेबनान को कैद खाना या कैद बनाने नहीं दिया जा सकता। अमेरिका अपने टूल्स यूज़ करता रहेगा जब तक ये ग्रुप लेबनीज लोगों के लिए ख़तरा बना रहेगा, तब तक। सूप बोले और छलनी ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेबनान के प्रेसिडेंट भी बोले जब अमेरिका से कोई बोला तो। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन का फैसला जरा सुन लीजिए, पूरे मुल्क पर कंट्रोल हम कायम करेंगे, यानी साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह का दबदबा भी ख़त्म किया जाएगा क्या? वहाँ भी फोर्स और लेबनानी हुकूमत का दबदबा कायम होगा क्या? इसराइली हमले के बाद प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने पेरिस में, फ्रांस वाले पेरिस में, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑन ने कहा, हम लेबनान पर किसी भी हमले को रिजेक्ट करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं पकौड़ा डाल के, और हम लेबनान को फिर से तशद्दुद के दौर में ले जाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। उन्होंने लेबनान के दोस्तों से, लेबनान के चाहने वाले ममालिक से अपील की कि हालात को बेहतर करने और इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस पर अमल में हमारी मदद दें, हमें मदद करें। इसराइल के ताज़ा हमलों पर जोसेफ ऑन ने कहा, ये सब हमें अपने मुल्क और फौज को मजीद मजबूत करने का आज़म देता है। मतलब हम फौज को और मजबूत करेंगे और ख़ुद को मजबूत करेंगे, फिर हम इसराइल को जवाब देंगे। अब क्या राष्ट्रपति हो आप? कहते हैं ये हमें आज़म देता है ख़ुद को और फौज को मजबूत करने का, ताकि हर ज़मीन पर अपना कंट्रोल हम कायम कर सकें। हर ज़मीन का मतलब समझ रहे हैं, यानी वो हिस्सा भी लेबनान का जो इसराइल की सरहद से मिलता है, वो हिस्सा जो अब तक लेबनीज आर्मी के कंट्रोल में नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के कंट्रोल में था, वो अपने कंट्रोल में लेना। ये बहुत ऊंचा गेम है, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं है कि ज़मीन से जुड़े आदमी को नज़र ना आ सके। मुझे आ रहा है बात सूडान की, और उन्होंने जो सलाम किया है सऊदी अरब जाकर, सूडान वाले जो इस वक्त सब सर्वे है उनकी,
ان دونوں کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، سوڈان اور سعودی عربیہ کے۔ سعودی عربیہ کے ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سوڈان کے رولنگ ٹرانزیشنل کونسل کے چیئرمین جنرل عبد الفتاح البرہان سے مکہ شریف میں جمعے کو ملاقات کی۔ ملاقات میں سوڈان کے حالات اور امن و اسٹیبلٹی کے لیے کیے گئے ایفرٹس کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے کوارڈینیشن کونسل بنانے پر اتفاق ظاہر کیا۔ یہ ملاقات اس دن کے بعد ہوئی جب سوڈانی آرمڈ فورسز نے خارطوم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سوڈان میں میرے دوستو جب بھی کبھی نئی حکومت پورے ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھالے گی، اسے سعودی عرب کا سپورٹ اور پیسہ دونوں چاہیے ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ باغی RSF گروپ کو فنڈنگ کرنے کے پیچھے بھی دوسرے مضبوط ملک، عرب ملک UAE کے اندر کام کرنے والی کمپنی کا نام آتا ہے کہ UAE کی ایک کمپنی سوڈان کے باغیوں کو مدد کرتی ہے، اور سوڈان کی ادھر کی آفیشل آرمی سلام کرنے گئی ہے سعودی عربیہ۔ خبر تھی، بتانا ضروری ہے، UAE کی حکومت نہیں کرتی، ایک کمپنی کرتی ہے۔ اب اس سے ویسٹ کرواتا ہے، پاپا شینگو کرواتا ہے یا ڈھاپا شینگو کرواتا ہے، نہیں پتا، کیونکہ دبئی کے اندر، UAE کے اندر بہت سی کمپنیاں مڈل ایسٹ میں ہی گڑبڑ پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہو، نام ہم پر آئے گا۔ کچھ خبریں یہاں سے لے لیتے ہیں۔ ایران کی ایک سیدھی خبر یہ ہے کہ ایران نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی خاموشیوں اور جو آپ اپنی کہتے نا کچھ نہیں کرنے والی جو سستی ہے اسے توڑ دیجیے، اور یمن پر جو امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، جو یمنیوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے خلاف کچھ تو بولیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پایوں کی طرف جھانک رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سیریا کی خبر ہے جہاں 5 لاکھ بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے، اور مستقبل کا مطلب یہ نہیں کہ اسکول وغیرہ، ان کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ جان لیوا میل نیوٹریشن یعنی بھوک مری سے تڑپ رہے ہیں۔ یونیسیف نے، جو UN کی بچوں کے لیے کام کرنے والی ونگ ہے، اس نے 5 لاکھ سیریا کے بچے، یہ سب ہوا ہے 14 سال چلی خانہ جنگی کی وجہ سے۔ 14 سال تک سیریا برباد ہو گیا، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رہا، بزنس ٹھپ ہو گئے، صرف جان بچا کر بھاگنا ہی زندگی کا ایک مقصد رہ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، میں نے پڑھا تو میں چونک گیا سر، کہ جو 4 سال تک کے بچے ہیں، زیادہ تر بچے یا کچھ بچے، some children of only 4 years weight just 10 kilograms۔ کچھ بچے ان 5 لاکھ میں سے بھی کچھ بچے ہزاروں ہوں گے، ان کا صرف 10 کلو گرام ویٹ ہے جو 4 سال کی عمر کے ہیں۔ میں چونک گیا، 10 کلو گرام، بس یہ تو کچھ مہینوں کے بچوں کا وزن ہوتا ہے۔ اور 15 سال تک کے کچھ ٹین ایجرز وہ 25 کلو کے ہیں، بس 15 سال کے۔ ارے انہیں تو 45-50 کا ہونا چاہیے تھا، 45-40 یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ 125 سینٹی میٹر بس ٹال ہے۔ یہ میل نیوٹریشن، بھوک مری کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں۔ ہاں سر، ایک خبر تو اور ہے، ترکی کی ڈیفنس منسٹری نے یہ پلاننگ کی ہے کہ وہ ایک ملٹری بیس سیریا میں بنائیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترکی ملٹری بیس ضرور بنائے گا۔ ہر کسی کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، جو اس سے پہلے تھے اور جو ان کے اتحادی تھے ان کی ایک پالیسی تھی، اور ان کی بھی ایک پالیسی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگا ہے تاکہ وہ زبر ہو سکے۔ یہی جیو پولیٹکس ہے، کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا ہے، سب اپنے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے فائدہ ملنے کی امید ہے۔ تو STS والے الشرا ترکی سے بے حد قریب ہیں، تو یہ وہاں پر ملٹری بیس بنائیں گے تاکہ بعد میں اگر اسرائیل حملہ کرے تو یہ اس سے ڈائریکٹ نپٹیں۔ لیکن کیا یہ نپٹیں گے؟ حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایجنٹ وغیرہ، یہ سب کتابی اور سوشل میڈیا کی باتیں، ان کا کوئی تک نہیں ہے۔ کوئی کسی کا دشمن پرماننٹ نہیں ہے جیو پالیٹکس میں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ آپ آگے اس چیز کو دیکھیں گے اور زیادہ۔ عرب نیوز کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ پاورفل ارتھ کویک جو ہے اس نے میانمار کو ہلا ڈالا اور 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے میانمار اور تھائی لینڈ میں کل ملا کر۔ ان میں سے 144 کل لوگ میانمار میں، برما میں مارے گئے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی برما ہے جہاں روہنگیاز کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ حالانکہ میں ایسے کوئی قہر نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے زمین ہلتی ہے، پھر میں کہتا ہوں قہر بہت بڑا لفظ ہے، وہ قہر میں تو سب پلٹ ہی جاتا ہے بالکل۔ خیر،
ज़मीन तो हिलती है। और हाँ, ये गुस्सा तो अजाब तो होता है, ये कुदरत का गुस्सा होता है। 10 लोग थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में मारे गए हैं। तो फिलहाल इन सब के लिए बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है कि इतने लोग, क्योंकि इसमें सब रोहिंग्याज भी शामिल होंगे और भी होंगे, और आम नॉन रोहिंग्या बुद्धिस्ट भी। इंसान को इंसान की नज़र से देखना चाहिए। सभी के लिए अफसोस है। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, क्या मतलब क्या तबाही है आप देखेंगे। ज़मीनें फटी पड़ी हैं, बिल्डिंग्स गिरी पड़ी हैं, और इसके अलावा एक तस्वीर आपको परमानेंट दिख रही होगी विंडो में, बाकी 2 वीडियोस दिख रहे होंगे। किस तरीके से तबाही है कि एक रास्ते से कोई गाड़ी जा रही है तो घर ही घर सब गिरे पड़े हैं। और आप ज़िंदगी भर कोई भी मेहनत कर लीजिए, कितना इतरा लीजिए, गुस्सा अगर एक बार आ गया ना कुदरत को, तो बस पूछिए मत। कल कुछ डे था, और उसके कुछ डे के मौके पर ईरान में, हिंदुस्तान के मुंबई में, दिल्ली में भी, और यमन के सना में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं, और सभी ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। ये जो फ़ोटोज़ हैं ये भारत के कश्मीर के हैं, और यहाँ भी कुछ डे फ़लस्तीन के हक़ में मनाया गया। फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ सदा बुलंद की गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।